नहीं, मेरा माइंड बड़ा क्लियर है मैम। मैं ये सब सोचता हूँ, ये बुल मार्केट बेयर मार्केट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कोड भी है कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इनटू स्टॉक मार्केट। इंडियन इकोनॉमी को समझने का है। अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो स्टॉक मार्केट उसी का रिफ्लेक्शन है। स्टॉक मार्केट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका वो रिफ्लेक्शन। एक्सिबरेंस हो जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप में उसको करेक्ट करता है। ये मार्केट का यही फिनोमेना है। तो इस बोल का मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहाँ विड्रॉ कर जाता हूँ मार्केट से। मैं सबड्यूड हो जाता हूँ, मैं डिफेंस में खेलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा। और जब मार्केट क्राइसिस में होता है तो मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, मैं उल्टा काम करता हूँ। तो मेरा कोड भी है मैडम कि दुनिया में जो भी लोगों ने जो भी पैसे कमाए हैं वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके आपने ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। जो वेल्थ मार्केट में क्रिएट होती है वो क्राइसिस के अंदर में क्रिएट होती है। चाहे आपको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस ले लीजिए या आप कोविड की क्राइसिस ले लीजिए या कोई भी आप क्राइसिस लीजिए, उसमें जिस आदमी ने जो शेयर्स ले लिया हिम्मत करके या कैसे भी एडजस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को, उसने पैसा कमाया यहाँ पे। तो मेरे लिए तो ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का पहला बात मेरे लिए कुछ खाली एक बोलने के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग सो आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस अबाउट बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, बट एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट worried about it. Of course that does not mean that my stock price falls. Yes. So of course I am worried about it. Not worried, माने it draws my attention। क्या रे गिर गया फिर बोलता अपना क्या था गिर गया। Your demat statement belongs to the market, your bank statement belongs to you. It's very simple. तो मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा लेसन है ये। अभी कोविड के बाद में अभी जो मार्केट गिर रहा है और ये जो नए लोग जो आए हैं, ये इनके लिए जिंदगी का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा इन लोगों के लिए। ये इतना बड़ा लेसन अगर इससे सीख जाते हैं लोग तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। शेयर बाजार में लोग पहले आते हैं ना तो क्या सट्टा करने के लिए आते हैं, सबसे पहले तुरंत पैसा कमाने का ये वो, और मार्केट साथ देता है क्योंकि चलती हुई ट्रेन को आप धक्का लगाएंगे तो आपको लगेगा आप धक्का लगा रहे हैं। पहले 9 महीने के अंदर में बुल मार्केट खत्म हो जाता था और बेयर मार्केट 2-3 साल तक चलता था। 2003 के बाद में ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट चला 5 साल और बेयर मार्केट जो आया, बड़ी क्राइसिस आई, वो 9-10 महीने के अंदर में बॉटम बनाकर मार्केट रिवाइवल मोड पे आ गया। नया हाई आया 3-4 साल बाद, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स ने मोटा मोटी जो लो बनाने थे वो बना लिए और जो क्राइसिस जो आनी थी वो खत्म होकर मार्केट स्टेबलाइज होने लग गया था। यही हाल कोविड के अंदर में हुआ। तो मेरे को ये कोविड में भी आप देखिए जितना बड़ा, इससे बड़ा क्राइसिस, सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। उसके बाद भी मार्केट आप देखिए 9 महीने के पहले मार्केट रिकवरी मोड पे आ गया था। मार्केट को नया हाई से बुल मार्केट बेयर मार्केट नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि नया हाई आया तो ही बुल मार्केट होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नया हाई आना तो बल्कि डेंजरस साइन है कि इसका मतलब हो सकता है गिरने की वो तैयारी है। तो मैं उस चीज को नहीं मानता हूं बुल मार्केट बेयर मार्केट। बल्कि मैं आपको बताऊंगा 2008 से 2012 के बीच के अंदर में ये 4-5 साल ऐसे गए जिसमें मैंने जो शेयर्स लिए थे पहले वो उस समय 50-100 गुना हुए 8 से 14 के बीच में। Correct. और लोग सोचते हैं 2014 के बाद में बुल मार्केट आया, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लोगों ये नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि बुल मार्केट बड़े हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। और बेयर मार्केट आना बल्कि एक फिल्टर के जैसा होता है। मेरे में क्या जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो ये दोनों चीज़ों में लागू होता है। ये बाजार गिरता है तभी लागू होता है और बढ़ते हुए बाजार में भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 रुपये में शेयर्स ले लिया, आपको लगता है वो 100-150 रुपया हो जाता है, आप निकल जाते हैं और बाद में मालूम पड़ा वो 2000 रुपया हो जाता है, 5000 रुपया हो जाता है। तो आप तो वो स्टोरी मिस कर गए आपको। ऐसा भी होता है कि आपने शेयर्स लिया 50 रुपये के अंदर में, वो 500 रुपया हो गया। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, जो मैं सोचता हूँ उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 500 में भी नहीं बेचा या 200 में भी नहीं बेचा, लेकिन उसके बाद में गिर के वो 50 रुपया आ गया। वो 5 साल तक 50 रुपया 50 और 100 के बीच में घूमता रह गया, जो आप बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो आपको तो एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। आप इतने स्मार्ट तो हो नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे। ऐसा तो आपके पास में कोई वो बॉल है नहीं, कोई क्रिस्टल बॉल। इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रिंसिपल तो एक ही आपको लगा के चलना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं जब तक स्टोरी इंटैक्ट है तब तक मैं शेयर्स के अंदर में बना रहता हूं। तब तक चाहे वो परफॉर्म करे, नंबर्स में परफॉर्म ना करे, या मार्केट में परफॉर्म करे या मार्केट में परफॉर्म ना करे, मैं उसके अंदर में बना रहता हूं। जब स्टोरी चेंज होती है तब वो परफॉर्म कर रहा है तब भी मैं निकल सकता हूं। तो मैं शेयर मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं कंपनी की एक्टिविटी पे ध्यान देता हूं। मेरा क्या जी, लेने का भी मेरा कोई डेफिनेट टाइम नहीं है।
अगर मैं शेयर्स लेता हूँ, आप मेरे को पूछेंगे कब बेचोगे, तो मेरे को नहीं मालूम है। हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 12 साल बाद। और कौन सी प्राइस पे बेचोगे, मेरा कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये के शेयर्स 50,000 रुपया होते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। जैसे आपने सुना होगा, मेरा एक शेयर है, अगर मैं उसमें डिविडेंड जोड़ूँ सेरा सैनिटरीवेयर, तो 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया, 16,000 टाइम्स। अगर मैं डिविडेंड उसमें कैलकुलेट करता हूँ तो 1 रुपया कॉस्टिंग पकड़ता हूँ। तो वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यहाँ तो एक स्टॉक के अंदर में ही आपका काम हो सकता है। तो इस बोलकर मेरे पास कोई प्राइस टारगेट, ये चीज़ मेरे को ये सिखाती है कि मेरे पास प्राइस टारगेट नहीं है, मेरे पास में टाइम का टारगेट नहीं है। जब तक चल रहा लल पीरियड है तो भी लल। देखिए क्या है ना, मैं क्या समझता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो आपका पोर्टफोलियो ना, आपको उसको इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे, सारे के सारे शेयर्स, सारे के सारे एथलीट 8.9 सेकंड के अंदर में तो 100 मीटर नहीं क्रॉस करने वाले हैं ना। आपको पूरा बुके देखने का है कि मेरे बुके के अंदर में कितने फ्लावर्स हैं। उसके अंदर में कोई खुशबू ज़्यादा देगा, कोई ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, कोई आर्टिस्टिक ज़्यादा है, कोई पोर्टफोलियो आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न देगा, कोई मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। ओवरऑल आपको देखना चाहिए। सिंगल अगर आप उसको देखेंगे तो आपको रिग्रेट आपको आ सकता है कि अरे ये मेरा परफॉर्म नहीं किया। जरूरी थोड़ी है सारे के सारे शेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो नहीं परफॉर्म करता है और मैनेजमेंट अगर कोई गलती नहीं कर रहा है या कोई बेवकूफ़ी अगर नहीं कर रहा है, तो तब तक मैं उसके अंदर में टिका रहता हूँ। उसमें ऐसा था जी कि वो कंपनी, उस समय 3 ही कंपनियाँ लिस्टेड थी सैनिटरी वेयर के अंदर में। एक तो जैसे ये सेरा सैनिटरीवेयर थी, एक हिंदुस्तान वो EID पैरी, एक हिंदुस्तान सैनिटरीवेयर थी। ये 3 कंपनियां लिस्टेड थी। बाकी मोरबी में वो सब जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर में जो बनते हैं उसमें वो सब बनते थे। तो बस 3 ही कंपनी थी। और मार्केट साइज इंडिया तो ग्रो हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं कि लगातार ग्रोथ चलती आ रही है इंडिया के अंदर में। तो हाउसिंग में भी ग्रोथ आनी है। ये तो माने कोई भी आदमी देखकर ऐसे ही बोल देगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगी। जब तक प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होती है और पॉपुलेशन में ग्रोथ रहती है, हर कंट्री एक्सपेंड करती है, हर कंट्री ग्रो करती है। तो इंडिया में ये 2 चीज़ थी, प्रोडक्टिविटी में भी ग्रोथ थी और पॉपुलेशन में भी ग्रोथ थी। तो हाउसिंग में ग्रोथ आएगी, हाउसिंग में आएगी तो समझिए सैनिटरी वेयर के अंदर में आएगी। तो वहाँ पर एक कुछ ऐसा हुआ कि तो वो सस्ता था शेयर्स, दूसरों के पी वाइज एकदम ये शेयर्स बहुत सस्ता था। तो मेरे को खाली ये समझ में आया कि ये दूसरे बाकी जो हैं ये सब 10-12 के पी में मिल रहे हैं और सेरा सैनिटरी वेयर 5 के पी में मिल रहा है। और मैंने एक डेवलपर से, जो रियल एस्टेट का डेवलपर है, मेरा कजिन है, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला मैं तो सेरा यूज़ करते हैं, और जनरली डेवलपर जो है वो ज़्यादा सेरा यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि वो सस्ता है औरों के बजाय। तो मेरे को लगा हाउसिंग में बूम आ रहा है, ये सब आ रहा है वो सब, तो फिर मैंने ये सेरा लिया। उसी समय एक चीज़ ये और भी कि EID पैरी ने अपना जो डिवीज़न था, अपना जो ये इसका सैनिटरी वेयर का डिवीज़न था, वो उन्होंने रोका को बेच दिया। तो जब रोका को बेचा तो उन्होंने सेल्स का डबल प्राइस दिया उन्होंने, और सेरा उस समय सेल्स के हाफ प्राइस में मिल रहा था। तो मेरे को 4 टाइम्स का लेवरेज था ना, कि समझिए अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर था, ये 500 करोड़ में मिल रही है, और रोका ने 1000 करोड़ वाली कंपनी को 2000 करोड़ में लिया। तो मेरे को लगा 500 करोड़ 2000 करोड़, तो मेरे पास में तो लेवरेज है। तो मैंने वहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट और मैंने और कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसको रख के रखा। तो ये छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा सिंपल बात है। तो उसी हिसाब से मैंने बस सेरा लिया, और फिर तो हाउसिंग का बूम चलता रहा, वो सब, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी चल ही रहा है इंडिया में। तो मैंने उसको पड़ा रखा, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में मैं बेच देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा बेचा। लास्ट का जो भी 1-1.5% जो बचा हुआ था, वो अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने सितंबर 23 में 8,200 के भाव में 1-to-1 बोनस आ गया, तो 16,400 के भाव में मैंने सारा बेच दिया। तो ट्रेंड्स देखिए, मेरे को क्या लग रहा है कि हम लोग अभी अमृतकाल के अंदर में, मेरे को लग रहा है इंडिया जो है ना, वो इट्स गोइंग थ्रू एडोलेसेंस फेज, जिसको बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे इंडिया एंटर कर रहा है। और अगले जो 5 साल 7 साल इंडिया के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है, या ये डेकेड आप समझिए, डेकेड इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें इंडिया का इस सेंचुरी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। इस डेकेड में नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर में, 7-8 ईयर्स के अंदर में आप ये समझ लीजिए, अगले 50 साल में, 100 साल में इंडिया क्या करने वाला है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये बड़े फ्रेजाइल है और बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े ग्रोथ वाले रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लग रहा सारे सेक्टर बूम करने वाले हैं, कि हर चीज़ को अगर आप पैरामीटर से कंपैरिजन करेंगे, कोई भी, हम बोलते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हम बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन बोलते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, कंपेयर करते हैं चाइना से, कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रियों से, तो मिनी स्केल हम कहीं भी नहीं है। करेक्ट। हम कोई चीज़ में कहीं कुछ आते ही नहीं, हमारा कोई कंपेरिजन। तो मेरे को लगता है सेक्टर तो सारे अच्छे करने वाले हैं,
तो और लेकिन कुछ सेक्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को क्या, मैं हमेशा उल्टा सोचता हूँ, जो नहीं चलता है मेरा ध्यान उसके अंदर में जाता है, जो फैशन में आ जाता है मैं उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ, मैं उसमें कॉशियस हो जाता हूँ कि ये तो बड़ा ट्रेंडी हो गया, हर आदमी यही बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें बात थोड़ा मेरा उधर ध्यान नहीं रहता, मैं बेचता भी नहीं हूँ, पड़ा रखता हूँ उसको। तो मेरे को लगता है जैसे टूरिज्म है फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया टूरिज्म के लिए अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। मेरे को अभी करंट मार्केट में बैंक मेरे को अच्छे लगते हैं, पीएसयूज बैंक, छोटे छोटे जो बैंक्स हैं पीएसयूज के अंदर में मेरे को सस्ते लगते हैं, वो आप इतने सस्ते लगते हैं कि मेरी इच्छा होती है कि वो बैंक खरीद लूँ।